ठीक है, तो द डीप डाइव के एक और विस्तृत अध्ययन में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक ऐसा क्षेत्र है जो पहली नजर में मतलब किसी भूल भुलैया जैसा लग सकता है। हाँ, और अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की। आज हमारे पास स्टडी टेक की बनाई गई एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। वो ये प्रेजेंटेशन वाकई इस मुश्किल विषय को बहुत आसान बना देती है। एकदम। और आज हमारा तरीका ये रहेगा कि स्टडी टेक द्वारा क्रिएट की गई इन स्लाइड्स को हम स्लाइड 1 से कंटिन्यू करेंगे और स्लाइड दर स्लाइड, लाइन दर लाइन एक्सप्लेन करते हुए इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। ये अप्रोच बहुत सही रहेगी। इससे तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। इन स्लाइड्स की खासियत ये है कि इनमें कुछ बेहद दिलचस्प देसी ट्रिक्स दी गई हैं जो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम करती हैं और जटिल तथ्यों को डिकोड कर देती हैं। और इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ट्रिक्स जानना नहीं है, बल्कि उन महान निर्माताओं के दिमाग को भी पढ़ना है जिन्होंने दुनिया भर के दस्तावेजों से प्रेरणा ली। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्लाइड दर स्लाइड आगे बढ़ते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक विचारों का एक जीवन संगम है। इस संगम की गहराई में जाने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी विशेष देश से कोई विशेष प्रावधान क्यों लिया गया। बिल्कुल, ये महज एक संयोग या कॉपी पेस्ट नहीं था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये उस समय के भारत की जमीनी हकीकत और भविष्य की चुनौतियों का एक बहुत ही रणनीतिक आकलन था। यानी उन्होंने विदेशी मॉडल्स को सिर्फ उठाया नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के सांचे में ढाला। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। हाँ, जो कि हमारी सबसे बड़ी बुनियाद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम। स्लाइड के अनुसार वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधा यहीं से लिया गया है। 70%? ये बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा। स्लाइड में इसे एक तैयार चैसीज की तरह पेश किया गया है। न्यायपालिका का संस्थागत ढांचा हो, कैग का पद हो, या फिर यूपीएससी जैसे प्रशासनिक विवरण। हाँ, ये सब इसी एक्ट की देन है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। आजादी के तुरंत बाद एक औपनिवेशिक कानून को ही नए भारत की नींव क्यों बना दिया गया? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और संविधान सभा में कई सदस्यों ने इस पर तीखी आपत्ति भी जताई थी। उनका मानना था कि हम एक ब्रिटिश कानून को अपनाकर अपनी स्वतंत्र पहचान से समझौता कर रहे हैं। तो फिर इसे अपनाया क्यों गया? क्या कोई और विकल्प नहीं था? विकल्प तलाशने का समय ही नहीं था। 1947 के उस दौर के हालात पर गौर करना होगा। देश विभाजन की भीषण त्रासदी से गुजर रहा था। बड़े पैमाने पर विस्थापन और दंगे हो रहे थे। मतलब प्रशासनिक शून्यता का माहौल था। एकदम सही। ऐसे संवेदनशील समय में प्रशासन का पूरा ढांचा शून्य से बनाना या किसी नए सिस्टम का प्रयोग करना एक आत्मघाती कदम हो सकता था। तो 1935 के इस एक्ट को अपनाने के पीछे का कारण वैचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक था। 100% व्यावहारिक। प्रशासन की मशीनरी पहले से मौजूद थी और अधिकारी इसके अभ्यस्त थे। तुरंत प्रभाव से देश को एक स्थिर शासन देने के लिए इस चैसीज का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। यानी प्राथमिकता आदर्शवादी प्रयोग करने की नहीं, बल्कि देश को टूटने से बचाने की थी। काफी दिलचस्प नजरिया है। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हिस्से को सुलझाती है। हाँ, ब्रिटेन और अमेरिका का प्रभाव। इन दोनों के बीच अक्सर भारी घालमेल होता है। स्लाइड में ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही सीधी ट्रिक दी गई है। अंग्रेजों ने राज किया तो संसद और कानून उन्हीं का चलेगा। बिल्कुल यही। ये ट्रिक सीधा संसदीय शासन प्रणाली की तरफ इशारा कर रही है। और ये ट्रिक उस ऐतिहासिक निरंतरता को बखूबी पकड़ती है। चूंकि भारत दशकों तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को करीब से देख चुका था, तो उसी ढांचे को आगे बढ़ाना स्वाभाविक था। जहां कार्यपालिका सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है ना? हाँ। और इसी से जुड़ी अन्य चीजें जैसे एकल नागरिकता और कानून का शासन भी ब्रिटेन से आए। मैं कहूंगी कि ये हमारे सिस्टम का हार्डवेयर है जो तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। हार्डवेयर तो ब्रिटेन से आ गया, लेकिन इस स्लाइड का जो दूसरा हिस्सा है वो अमेरिका की बात करता है। और इसके लिए जो ट्रिक दी गई है वो थोड़ी आक्रामक है। आक्रामक पर बहुत सटीक है। ट्रिक है, अमेरिका डॉन है जिसके पास पावर है
वो जज को हटा सकता है और अधिकार मांग सकता है। यहाँ अधिकार मांग सकता है से मौलिक अधिकार समझ आते हैं। और यही सबसे अहम हिस्सा है। पर ये पावर और जज का क्या समीकरण है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है ब्रिटिश और अमेरिकी प्रणालियों का बुनियादी अंतर। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वह जो चाहे कानून बना सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां तो संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल, और उस संविधान की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका के पास अपार शक्ति है। जो जज को हटाने या पावर वाली बात ट्रिक में है, उसका सीधा संबंध न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। मतलब अमेरिका ने हमें वो सॉफ्टवेयर दिया जो सरकार की ताकत पर अंकुश लगाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। वो इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकार तब तक बेमानी हैं जब तक एक स्वतंत्र न्यायपालिका उन्हें लागू न करवा सके, यानी जुडिशियल रिव्यू के जरिए। हाँ, ब्रिटेन के मॉडल ने सरकार को काम करने की ताकत दी, तो अमेरिका के मॉडल ने नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने का कवच दिया। और उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से आया है। ये बैलेंस वाकई काबिले तारीफ है। चलिए अब स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं, जो शासन की एक अलग ही परत खोलती है। नैतिक दिशा और नागरिक जिम्मेदारियां। हाँ, इसमें आयरलैंड और रूस का जिक्र है। आयरलैंड के लिए लाइन दर लाइन चलते हुए ट्रिक देखते हैं। अरे यार आयरलैंड, तेरी नीति बहुत अच्छी है। यहाँ नीति शब्द से सीधे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सामने आते हैं। और स्लाइड ये भी बताती है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी यहीं से आई है। लेकिन डीपीएसपी को लेकर एक सवाल है कि जब इन्हें कानूनी रूप से लागू ही नहीं किया जा सकता तो इन्हें रखा क्यों गया? बिल्कुल, इनका औचित्य क्या था? ये सवाल संविधान सभा में भी बहुत गूंजा था। इसका जवाब 1950 के भारत की आर्थिक स्थिति में छिपा है। संसाधनों की कमी थी उस वक्त, बहुत ज्यादा। नवगठित राज्य के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हर नागरिक को रोजगार या मुफ्त शिक्षा का कानूनी अधिकार दे सके। इसलिए डीपीएसपी को एक नैतिक कंपास के रूप में रखा गया, यानी सरकारों के लिए एक निर्देश कि जब भी संसाधन हो वे इन कल्याणकारी लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हाँ, ये एक लीगल बाइंडिंग नहीं बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी थी, जिसका हिसाब जनता हर 5 साल में चुनावों के दौरान मांग सकती है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में। समझ गए। नीतियों के बाद इसी स्लाइड में रूस का जिक्र आता है और ट्रिक कहती है रूस दोस्त है और दोस्त का कर्तव्य है मदद करना। यहाँ फोकस कर्तव्य शब्द पर है। हाँ, जो मूल कर्तव्यों और पंचवर्षीय योजनाओं की बात करता है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, ये मूल कर्तव्य 1950 के मूल संविधान में क्यों नहीं थे? ये तो बाद में जोड़े गए थे ना? बिल्कुल, इन्हें बहुत बाद में 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो अचानक से कर्तव्यों की याद क्यों आई? तत्कालीन नेतृत्व का ये तर्क था कि नागरिक केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। मतलब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक कृत्रिम संतुलन बनाने की कोशिश की गई। हाँ, और इसके लिए सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरणा ली गई। हालांकि ये कदम आज भी कई बहसों का केंद्र रहता है। ये एक बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक संदर्भ है। चलिए अब चौथी स्लाइड पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड हमारे संघीय ढांचे पर केंद्रित है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छे से दिया गया है। कनाडा की ट्रिक बहुत छोटी और स्पष्ट है। कनाडा इक्वल टू केंद्र। इसके अंतर्गत एक मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना शामिल है। और राज्यपाल की नियुक्ति का विचार भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश ने अमेरिका की तरह राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देने के बजाय कनाडा की तरह केंद्र को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? इसका जवाब भारत के निर्माण की प्रक्रिया में है। अमेरिका कैसे बना था? कई स्वतंत्र राज्यों के एक साथ आने और एक समझौते के तहत संघ बनाने से। वहाँ राज्य पहले से अस्तित्व में थे। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं था। भारत हमेशा से एक इकाई था, जिसे केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया था। और उस समय देश के टुकड़े होने का डर भी तो था। वही सबसे बड़ा डर था। निर्माताओं को लगा कि अगर राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी गईं, तो अलगाववादी प्रवृत्तियां हावी हो सकती हैं। इसीलिए कनाडा मॉडल अपनाया गया, जहां केंद्र आपात स्थितियों में राज्यों पर हावी हो सकता है। बिल्कुल, देश की अखंडता बनाए रखने के लिए।
एकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी था, लेकिन राज्यों के साथ मिलकर काम तो करना ही था। इसी स्लाइड का अगला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की बात करता है। इसकी ट्रिक मुझे बहुत मजेदार लगती है। हाँ, क्रिकेट से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में केंद्र पर रहता है। दोनों टीमें साथ खेलती हैं। यहाँ 7 से समवर्ती सूची का संदर्भ है। और जॉइंट से संसद की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 है, उसका जिक्र है। प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से आई है। समवर्ती सूची तो समझ आती है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये संयुक्त बैठक का क्या गणित है? सतह पर देखने में ये बहुत लोकतांत्रिक लगता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर असहमति है तो दोनों मिलकर सुलझा लें। लेकिन असलियत कुछ और है। गणितीय रूप से देखें तो लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से बहुत ज्यादा होती है, लगभग दोगुनी। तो जब भी वोटिंग होगी, पलड़ा लोकसभा का ही भारी रहेगा। एकदम सही पकड़ा। संयुक्त बैठक में निर्णय अक्सर उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में सत्तारूढ़ दल चाहता है। ये एक सूक्ष्म उपकरण है जो संकट के समय सरकार को अपना बिल पास कराने में मदद करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। संकट या विपरीत परिस्थितियों का जिक्र आते ही हम 5वीं और अंतिम स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। ये स्लाइड बहुत ही गहरे दार्शनिक मूल्यों और आपातकाल को समेटे हुए है। इसमें 4 देश हैं, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और जापान। एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले जर्मनी के वाइमर संविधान की ट्रिक है, हिटलर ने अधिकार जमा दिए। ये स्पष्ट रूप से आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की बात कर रहा है। इस पर तो बहुत बहस हुई होगी। सबसे तीखी बहस इसी पे हुई थी। कुछ सदस्यों ने इसे लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा बताया था। लेकिन फिर भी इसे शामिल किया गया, क्योंकि अंततः राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया। जर्मनी के मॉडल से ये सीख ली गई कि जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कुछ समय के लिए निलंबित करना पड़ सकता है। एक कड़वी दवा की तरह, जिसे राष्ट्र को जीवित रखने के लिए जरूरी माना गया। बिल्कुल। और जीवित रहने के लिए बदलाव भी जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका की ट्रिक यही समझाती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, संशोधन करना पड़ता है। यहाँ फ्री से अफ्रीका और संशोधन से अनुच्छेद 368 का जिक्र है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया तय करता है। और ये प्रावधान संविधान को एक बंद किताब होने से बचाता है। समाज की जरूरतें, तकनीक, राजनीतिक समीकरण सब समय के साथ बदलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, जो समय की करवटों के साथ खुद को ढाल सके। अगर ये लचीलापन ना होता तो शायद हमारा संविधान आज तक प्रासंगिक नहीं रह पाता। बहुत सही बात कही। इसके बाद फ्रांस का जिक्र है। F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र की अवधारणा। ये केवल शब्द नहीं है, ये फ्रांसीसी क्रांति के वे आदर्श हैं जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। और गणतंत्र होने का मतलब ही है कि सत्ता वंशानुगत नहीं होगी। हाँ, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। और अंत में जापान की ट्रिक। जापान के लोग विधि का बहुत पालन करते हैं, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करती है। इसमें और ब्रिटेन वाले कानून के शासन में क्या फर्क है? यह बहुत ही बारीक और गहरा अंतर है। ब्रिटेन के कानून का शासन कहता है कि जो भी कानून है उसका पालन होना चाहिए, मतलब कानून सर्वोच्च है। हाँ, लेकिन जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक कदम आगे जाती है। यह तय करती है कि कानून के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे किसी को गिरफ्तार करना, वह प्रक्रिया भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ओहो, मतलब सिर्फ कानून होना काफी नहीं है, उसका लागू होना भी निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। यह राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियों पर एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी अंकुश है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आज इन 5 स्लाइड्स के माध्यम से लाइन दर लाइन चलते हुए हमने 1935 के एक्ट से लेकर जापान के न्यायशास्त्र तक का सफर तय किया। और काफी कुछ क्लियर भी हुआ है। अक्सर आलोचक यह कहकर भारतीय संविधान को खारिज कर देते हैं कि ये केवल एक उधार का थैला है, लेकिन आज की ये चर्चा इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ती है, क्योंकि ये धारणा बहुत सतही है। जैसा कि हमने देखा, ये कोई अंधी नकल नहीं थी, ये एक विवेकपूर्ण चयन और अनुकूलन की प्रक्रिया थी। हर एक प्रावधान को भारतीय समाज की जटिलताओं की कसौटी पर कसा गया था। उन्होंने ब्रिटेन से संसद ली, लेकिन उसकी निरंकुशता नहीं ली। अमेरिका से अधिकार लिए, लेकिन उन्हें असीमित नहीं रखा। कनाडा से मजबूत केंद्र लिया, लेकिन राज्यों को शक्तिहीन नहीं किया। ये बैलेंस बनाना वाकई एक अभूतपूर्व बौद्धिक उपलब्धि थी। बिल्कुल।
आज के इस विस्तृत अध्ययन से एक बहुत ही प्रासंगिक विचार उभर कर आता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि 1947 के दौर में हमारे निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन विचारों को अपनाया, जो उस समय उपलब्ध थे। लेकिन सोचिए अगर ये संविधान आज यानी 2026 में या आने वाले कल में लिखा जा रहा होता तो हमारे स्रोत क्या होते? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज जब दुनिया एआई, डेटा प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तो क्या हमारे निर्माता यूरोपियन यूनियन से डेटा संरक्षण के कानून उधार लेते? या शायद किसी नॉर्डिक देश से पर्यावरण को बचाने का संवैधानिक अधिकार अपनाते हैं? बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी राष्ट्र के संविधान की महानता पूरी तरह से मौलिक होने में है, या फिर दुनिया भर की सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता को अपनाकर उसे अपनी मिट्टी के अनुकूल ढालने की कला ही असली ताकत है, जो किसी भी देश को सदियों तक जीवित रखती है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।